107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आज के चैंपियन हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह फतेह, हर मैदान फतेह। एक ऐसा लाइव प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके अनुभव के बारे में, और जानते हैं कि वो अपना ये खेल कब से खेल रहे हैं, कब से इस खेल में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हम कर रहे हैं आपका स्वागत। जी हाँ, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, यानी कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर चल रहा है। ये प्रोग्राम 16 दिसंबर 2024 को सोमवार के दिन, समय हो गया है 1:31। यह प्रोग्राम हर सोमवार 1:30 बजे ही शुरू होता है और अलग अलग खिलाड़ी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और आज है हमारे साथ रिया बिष्ट जी, जो कि रग्बी प्लेयर है। स्वागत है आपका रिया जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करने के लिए आप कुछ भी पूछना चाहते हैं रग्बी के बारे में, हो सकता है कि हमारे श्रोताओं में से कुछ श्रोता रग्बी के बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर वो कैसा गेम है, क्योंकि हमारे माहौल में, हमारे आसपास ये गेम थोड़ा कम प्रचलित सा हमें महसूस होता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो हमें बताएंगी रिया जी। तो पहला सवाल हमारे लिए रिया जी यही होगा कि रग्बी एक कैसा खेल है और इसे लोग कम जानते हैं, इसकी क्या वजह है? रग्बी फुटबॉल का एक वर्जन है, जिसमें फुटबॉल में आप पैर से खेलते हैं पूरा गेम। रग्बी में हाथों से गेम होती है, आप हाथ से बॉल पास करते हैं। ओवल शेप्ड बॉल होती है, 2 टीमें आपस में खेलती हैं, अपने अपने पाले में बॉल लेके जाना होता है, उसको टच डाउन करना होता है, बॉल लेके ग्राउंड को छुआनी होती है बॉल। और इस बीच आप किक भी कर सकते हैं। दोनों टीमों को इसके 5-5 पॉइंट मिलते हैं अगर आप वहाँ पे जाके बॉल को टच कर दें। इस बीच अगर आपको रोकना है दूसरी टीम वालों को, तो आपको उन्हें टैकल करना पड़ता है। अच्छा। वो भी रूल्स के अंडर। तो गेम ऐसा ही है। और सबसे यूनिक बात यह है इस गेम की कि आपको बॉल को सिर्फ पीछे ही पास करना होता है, आप आगे पास नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें हम अपने टीम मेंबर को ही पास करते रहते हैं बॉल, पर पीछे की आपसे आगे नहीं होना चाहिए वो टीम मेंबर। ओके। तो ये यूनिकनेस इस गेम की ये है कि आप बैकवर्ड पासिंग ही अलाउड है। ओके। और आपके हिसाब से भारत में लोग इसे कम जानते हैं, इसकी क्या वजह है? प्लेयर्स तो काफ़ी खेलते हैं, काफ़ी प्लेयर्स जुड़े भी हैं कुछ सालों में। लोग काफ़ी खेलते हैं, बट शायद इतना मीडिया कवर नहीं करती है, या मे बी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस गेम को लेके, तो लोगों को ये नहीं पता कि गेम खेला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि कम लोग खेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, देखने वाले कम हो सकते हैं पर खेलने वाले ज़्यादा ही हैं। ओह, ये बहुत अच्छे से आपने बताया कि देखने वाले हो सकता है कम हो, लेकिन खेलने वाले, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल इन सब के होते हैं ना, सभी के सभी उनके मेंबर्स, उनके स्पोर्ट्स पर्सन, वैसे ही रग्बी प्लेयर भी है जी अभी हमारे पास पूरे के पूरे। तो अब हमने कुछ बातें रग्बी के बारे में जानी, और जैसा कि रिया बिष्ट जी रग्बी प्लेयर है, साथ में कोच भी है, तो कोच से जुड़ी इनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम जरूर जानेंगे। लेकिन पहले यही जान लेते हैं कि जैसे अभी रग्बी कम प्रचलित है, मतलब कुछ कम लोग जानते हैं, तो आपने रग्बी खेलने का निर्णय क्यों लिया और ये आपके लिए कैसे ज़रूरी बन गया? तो ये बात है 2011 की। मैं और मेरी बहन दोनों ही हमारे फादर के साथ ट्रैवल करते थे। मेरे पापा जिस क्लब से हम खेलते हैं, डेरी हरिकेन्स रग्बी फुटबॉल क्लब के फाउंडर हैं और अच्छा। हेड कोच हैं। तो 2011 में मैं और मेरी बहन दोनों ही पापा के साथ जाते थे लड़कों की गेम देखने के लिए, क्योंकि लड़के तो 2004 से खेल रहे हैं। तो उस वक्त हमें लगता था यार हम क्यों नहीं खेल सकते, हमें भी इंटरेस्ट आता था पहले। लेकिन मैं 7th क्लास के मैं टाइकोंडो कर रही थी, और क्योंकि करियर वाइज अगर देखा जाए तो टाइकोंडो इज़ अ वेरी गुड गेम अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। तो उस टाइम पेरेंट्स चाहते थे कि मैं टाइकोंडो करूं, बट मेरा मन था कि मैं एक टीम गेम खेलूं, काफ़ी लोग मिलके खेलें, मैं अकेले कोई गेम नहीं खेलना चाहती थी। तो उस वजह से मैंने जाना शुरू किया पापा के साथ, और मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने जिद करी कि हमें भी ये गेम खेलना है, और वहाँ से हमने खेलना स्टार्ट किया। लड़कों के साथ ही खेलते थे स्टार्टिंग में, पर 2011 में धीरे धीरे जब लड़कियां जुड़ने लगी तो हमारी 2011 में टीम बनी, और उसके बाद हमने काफ़ी अच्छा किया इस गेम में। 2017 में हम चैंपियन भी रहे। अच्छा। हाँ जी। तो बस उसके बाद से हम रुक नहीं पाए। अच्छा। एक बारी जुड़ गए तो। हाँ, तो जैसा अभी आपने बताया कि आपने काफ़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, तो जब आपने फर्स्ट टाइम रग्बी की प्रतियोगिता में भाग लिया था तब आपको कैसा महसूस हो रहा था?
मैंने जैसे बताया मैं 2011 से खेल रही हूँ, बट पहला ब्रेक मुझे 2014 में मिला अंडर 18 कैटेगरी में। अच्छा। तो क्योंकि पहली बार खेल रहे थे तो डर तो था ही, ये हाँ। गेम एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है और हिम्मत चाहिए खेलने के लिए, जिगरा चाहिए बोलते हैं ना। हाँ। तो जिगरा चाहिए होता है, और उस टाइम छोटे थे तो इतना मुझे डर लगता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डर लगता था, लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि सारा डर निकल गया। और वो टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत, मैं एज अ वाइस कैप्टन खेली थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। तब से मुझे गेम से प्यार हो गया और मेरा मन हुआ कि मैं और खेलूं और कुछ और आता रहे कुछ ना कुछ। ओहो, तो प्रतियोगिता का कुछ यूँ रिजल्ट आया कि प्यार सा हो गया इस हाँ गेम जी। से, है ना? तो बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही है और काफ़ी कुछ हमें जानने को मिल रहा है रग्बी के बारे में और रिया बिष्ट जी के बारे में। तो अगर दोस्तों कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा इस प्रोग्राम में जुड़कर। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर ये खास प्रोग्राम आज के चैंपियन। और बता दूं सोमवार का दिन है, 16 दिसंबर 2024 है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो ज़रूर जुड़िएगा। नंबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर है 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। इस प्रोग्राम में मैं हूँ साक्षी और रिया बिष्ट जी से हम जान रहे हैं रग्बी के बारे में। तो अब तक हमने जाना कि इन्होंने रग्बी क्यों लिया, रग्बी एक कैसा खेल है और पहला इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था पहला। तो अब आप रिया जी अपनी कोचिंग के बारे में बताइए कि आपने कहाँ पहले ट्रेनिंग ली थी और आपके पहले कोच कौन रहे थे, कुछ उनके बारे में बताइए। मेरे पहले कोच तो मेरे फादर ही रहे थे। जैसे कि मैंने बताया वो फाउंडर एंड हेड कोच हैं दिल्ली हरिकेन्स रग्बी फुटबॉल क्लब के, मैं वहीं से खेलती हूँ। और आपकी बात को जरूर पूरा सुनेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पहले श्रोता। नमस्कार सर। नमस्कार साक्षी जी, नमस्कार। और रग्बी की जो प्लेयर है हमारी रिया बिष्ट, उनको भी नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते। और रिया बिष्ट जी, एक सवाल है जी रिया जी, इसका ग्राउंड जो हो कितना लंबा चौड़ा, उसका कितने क्षेत्रफल होता है? 100 का डायमेंशन रहता है और ग्रास फील्ड पे ही खेलते हैं जी। और रिया जी एक और बताओ, इस रग्बी में कोई पॉपुलर खिलाड़ी है हिंदुस्तान में, कोई बहुत ही ज्यादा जिसका नाम हो, जिसको अवार्ड भी मिले हो कुछ? हाँ जी, ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं। मैं अपने क्लब के ही कुछ प्लेयर्स का नाम ले सकती हूँ। मेंस कैटेगरी में प्रिंस खत्री, दीपक पुनिया, नीरज खत्री, छोटू, विकास खत्री, काफ़ी प्लेयर्स हैं। और हरियाणा से मेजरली प्लेयर्स निकल के आए हैं बॉयज़ कैटेगरी में। और अगर फीमेल में देखा जाए तो करेंटली प्रिया बंसल, शिखा यादव, शीतल शर्मा, ये अभी दिल्ली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और काफ़ी इनको रिकग्निशन मिला है एशियन गेम्स के थ्रू, जो अभी लेटेस्ट अभी रिसेंटली हुए थे, उसमें काफ़ी रिकग्निशन भी मिला था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ के रहने वाले जी आप, कहाँ से हो जी? मैं वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा घर दिल्ली में ही है, मैं साकेत में रहती हूँ। जी जी। और आपके आदर्श खिलाड़ी कौन है? कोई भी A to Z खेल में कोई भी खेल लगा लो, किसको आप मानते हो? आइडल कौन है आपके, पूछना चाहते हैं? आइडल। देखिए, एक बेटी के लिए तो उसके पिता ही आइडल होते हैं। मेरे भी आइडल मेरे पिता ही हैं और मैं उन्हीं को एडमायर करती हूँ, उन्हीं को अडोर करती हूँ। उनका देखा देखी ही मैंने ज़िंदगी में अभी जो भी अचीव किया मैंने उनको देख कर ही किया। मैं आगे भी उनका नाम ही रोशन करना चाहूँगी। मेरा हर एक्शन इसी उस पे होता है कि मैं उनका नाम रोशन करूँ, बस। जी जी। और एक खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जैसे कहते हैं फ्लॉप हो गया खिलाड़ी अभी, हाँ जी। तो वो फ्लॉप क्यों होता है और उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए इस खिलाड़ी को? जी, आगे बढ़ने के लिए तो यही है कि आप हार मत मानो। बस उतार चढ़ाव तो देखो सबकी ज़िंदगी में, हर प्लेयर की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन अगर हमने हार ही मान ली तो आगे हो सकता है हमारे लिखा हो कुछ अच्छा। बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप किसी भी चीज़ से हार मत मानो। जो भी आपके सामने चैलेंजेस आए आप उसको ओवरकम करो, डबल मेहनत से और हाई स्पिरिट से आप उसको फेस कीजिए। बस एक यही तरीका है कि आप मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होते हैं। जी रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आगे बढ़ो जी और खूब नाम रोशन करो देश का भी। जी, नमस्कार। धन्यवाद राजकुमार जी अपने सभी सवालों को पूछने के लिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़कर साझा करने के लिए अपने विचार। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज के चैंपियन प्रोग्राम में। मैं हूँ साक्षी, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। आज हमारे साथ है रिया बिष्ट जी, जो कि रग्बी प्लेयर भी है और कोच भी है। तो अभी हम जान रहे थे कि
रिया जी जो कि अब एक कोच है, और जब उन्होंने शुरू किया था तो उनके कोच कौन थे और उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? जी रिया जी बताइए। मैंने दिल्ली हरिकेन्स रग्बी फुटबॉल क्लब से ही स्टार्ट किया था। मैं आज भी उसी क्लब के साथ जुड़ी हुई हूँ और क्लब ने बहुत कुछ दिया है, स्पेशली कोचेस जो कि हमारे कोच भी हैं, प्लस काउंसलर्स भी हैं, प्लस आप कह लें मैनेजर्स। मतलब लाइफ उनके बिना अधूरी है। उन्होंने हमें ऑफ फील्ड ऑन फील्ड दोनों जगह सपोर्ट किया है। तो मैं अपने 2 कोचेस का नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले कुलदीप सिंह बिष्ट, वो हमारे हेड कोच हैं और मेंस टीम को कोच करते हैं, और दूसरे कोच अरुण डागर, उन सर हमें कोच करते हैं फीमेल रग्बी टीम को। जी, और हमारे अगले श्रोता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते सर। ये मैडम को पूछ रहा हूँ, आपसे बचपन से शौक है ये खेलती है मैडम? जी सर, बचपन से ही शौक है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं एक फिटनेस बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे मदर फादर दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, तो बचपन से ही मैंने भी सोचा था कि मैं भी बड़े होके कुछ ना कुछ तो खेलूंगी, और खेलना मैंने स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर दिया था। अपने बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, हाँ जी। उसको भी हमने कोर्स करानी हो, आप ये से खेलते हो, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा मैडम जी? कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस हमारी एकेडमी में पहुंचना है और बच्चे को बस ज्वाइन करवा देना है। हम कोई फीस नहीं लेते हैं, हम कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको बस आना है, जूते पहनने हैं और फील्ड पे उतरना है। तो लक्ष्मण जी, प्रोग्राम सुनते रहिए। हम इनसे कैसे जुड़ सकते हैं और आपको कैसे जुड़ सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी मांगेंगे, यानी कि अगर कोई नंबर बताना चाहते हैं अभी रिया जी लास्ट में, तो हम वो भी नोट कर देंगे। ठीक है, तो आप सुनते रहिएगा प्रोग्राम। ठीक जी मैडम जी, ठीक जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी रिया जी, आप बता रहे थे कि आपने कोचिंग ने कहाँ से ली थी आपने? हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे 2 कोचेज़ हैं और वही हमें ऑन फील्ड ऑफ फील्ड दोनों जगह हेल्प करते हैं। लोग तो काफ़ी हैं जिन्होंने हमें थ्रू आउट हेल्प किया है। मैं सबका नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, मैं भूल गई अगर तो गलती होगी मेरी, लेकिन बहुत लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली हमें बहुत हेल्प किया, जिनकी वजह से आज क्लब इस लेवल पे है कि हम नंबर 1 क्लब है इंडिया के, और मोर देन 50 प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोवाइड किए हैं इस क्लब ने, और उसमें से काफ़ी लड़कियां भी हैं और बाकी लड़के, और वो आज अपनी लाइफ में बहुत एक्सेल कर रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। जी। तो जैसा आपने बताया था कि आपने शुरुआत की थी बचपन में ही, तो तब आप प्रैक्टिस के लिए समय कैसे निकालती थी? क्योंकि स्कूल के साथ साथ फिर आप कैसे निकालते थे कि हाँ ये 2 घंटे मुझे यहाँ काम करना है, वो 2 घंटे मुझे वहाँ जाना है? मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं 11th क्लास में थी, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो उस टाइम पे प्री बोर्ड्स और ये सब तैयारी चलती रहती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह। तो उस टाइम नेशनल गेम्स में मुझे पहली बार ब्रेक मिला था सीनियर कैटेगरी में खेलने का। अच्छा। तो 2015 नेशनल गेम्स जो केरला में हुए थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना था। तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली मुझे लेने आते थे स्कूल में। हम काफ़ी, उस टाइम इतना सपोर्ट नहीं होता था स्कूल में या कॉलेजेस में भी, काफ़ी टाइम तक तो कोई सपोर्ट ऐसा होता नहीं था कि आप स्पोर्ट में जाओ, पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो तब थोड़ा होता था कि स्ट्रगल होता था। स्कूल में आप परमिशन लो, एप्लीकेशंस लिखो, बहुत टाइम उसमें जाता था। फिर पिक करने आते थे पापा, फिर हम वहाँ से टाइम निकाल के हाफ डे में मैं ट्रेनिंग के लिए जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने स्कूल टाइम में टाइम निकाला। कॉलेज में भी मुझे स्टार्टिंग टाइम में इतना हेल्प नहीं किया गया, बट जैसे मैंने अचीवमेंट्स दिखाई अपनी, तो फिर उनकी तरफ से भी सपोर्ट आने लगा। मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर नीरज, उन्होंने मुझे कॉलेज में काफ़ी सपोर्ट किया, और एक नितेश सर भी थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, तो उन्होंने वही समझ पाए कि कैसे एक हेल्प चाहिए होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन को। जिसमें बीती है ना वो समझ पाते हैं। बस ये होता है कि वो उन पे बीती है तो वो दूसरों में बिताएंगे, या फिर दूसरों को बताएंगे कि तुम ये कर सकते हो, उनकी मदद करेंगे, ये बात होती है बस। तो क्या आपके करियर में कोई एकदम कठिन सा समय रहा है, अब जो आपने पहले सीखा था या आप सिखा रहे हैं, उस पूरे करियर में कुछ ऐसा बहुत ही ऐसा दिन कि बस अब तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा एक दिन तो नहीं कहूँगी, बट एक टाइम ऐसा था जब लड़कियां नहीं थी इतनी खेलने वाली। अच्छा। तो हम लोग 2-3 जने या फिर मैक्सिमम 6 जने इकट्ठे हुआ करते थे। तो उस टाइम स्ट्रगल ये होता था कि लड़कों के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि लड़कियां नहीं थी, अलग से टीम नहीं थी। तो वो मिसमैच हमेशा फेस करना पड़ता था कि लड़के हमेशा शारीरिक बनावट अलग है, पोटेंशियल अलग रहता है, स्पीड, उन सबको आप मैच तो नहीं कर सकते, बट जब आप साथ में खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मैच करना पड़ ही जाता था, जो कि ऑब्वियसली साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है।
तो ऑड फील होता था और काफ़ी टाइम हमने इसमें स्ट्रगल किया कि लड़कियां कहाँ से लाएं, कैसे हम अवेयर करें लड़कियों को कि ये गेम खेलें। बट 2011 में टीम बनी फॉर्चुनेटली और तब से खेलना स्टार्ट किया। अच्छा, तो लड़कियों का खेलना ज़रूरी क्यों है, इस बारे में कुछ बता सकती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, लड़कियों का खेलना मुझे लगता है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बताऊँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ, तो जब से मैंने खेलना शुरू किया है तब से ही मैं ये कहूँगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होती ही है। अगर हम भारतीय नारी की बात करें जी। तो हर घर की लड़की को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। हाँ, आजकल लड़कियाँ काफ़ी कुछ कर रही हैं अपनी अपनी फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में काफ़ी एक्सेल कर रही हैं, पर हर लड़की को यह मौका नहीं मिलता कि वो बाहर निकल के लोगों से मिले, दुनिया देखे। तो स्पोर्ट आपको मौका देता है कि आप खुद को पहचानें, आप अपनी शैल से बाहर निकलें। जो दायरा आपने क्रिएट करा हुआ है या घर वालों ने आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, आप उससे बाहर निकलें, दुनिया देखें और आत्मविश्वास ऐसा जागता है कि आप एक बारी खेलने उतर गए फील्ड पे तो जो आत्मविश्वास आपको मिलेगा, जो भी आपको सीख मिलेगी वो जिंदगी भर के लिए रह जाएगी, वो आप भुला नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, मतलब आपके बातों से तो मुझे महसूस हो रहा है बिल्कुल कि अगर चलो हमें इसको एक करियर के लिए नहीं चुनना है, लेकिन फिर भी अगर हमने इसको खेलना शुरू करा या फिर खेलना स्टार्ट रखा तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा। चलिए, तो अब तक हमने काफ़ी कुछ जाना है रिया बिष्ट जी के बारे में, और उन्होंने शुरुआत कैसे की थी रग्बी प्लेयर के लिए और फिर अब तक उन्होंने क्या क्या किया ये हमने जाना, और अब हम उनके कोच के सफ़र के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों, मैं एक बार फिर नंबर दोहरा रही हूँ, उसके बाद हम अपना आगे का शो पूरा करेंगे। तो नंबर है 8800475080 यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। अब आप इन दोनों में से किसी भी नंबर में हमें फ़िलहाल कॉल कर सकती हैं और हमारे साथ में इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। बता दें कि सोमवार का दिन है, 16 दिसंबर 2024 है आज की तारीख। मैं हूँ साक्षी और आज के चैंपियन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। तो रिया जी बताइए कि रग्बी प्लेयर में आपने कोच के रूप में अपना करियर कब बनाने की सोची थी? मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं कोच बनूंगी, पर एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास कोचेस नहीं हुआ करते थे, तो हमारे क्लब ने स्ट्रैटेजाइज किया कि कैसे हम अपने सीनियर प्लेयर्स को कोचेस का कोर्स करा सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ से कि आप हाउ टू कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ प्लेयर आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, बट एज अ कोच आपका जो माइंडसेट रहता है वो आपको गेम में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो उस टाइम ऐसा था कि एनजीओ के बच्चों को काफ़ी फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते थे, तो डिफरेंट स्कूल्स में कोचेस भेजा करते थे ताकि बच्चे आएँ गेम खेलने। तो उस टाइम क्लब ने हमें कोर्स करवाए, वर्ल्ड रग्बी कोचिंग लेवल 1। तो मैंने भी 2016 के अराउंड ये कोर्स किया था और तब से मैं अपने ही क्लब के बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे क्लब से जुड़ते हैं, हम फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वहीं से मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। और आज अगर ऐसा होता है कि हमारे कोचेस किसी कारणवश नहीं पहुँचे हैं या फिर वो बिज़ी हैं किसी चीज़ में, तो हम आपस में एक दूसरे को कोच कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा कि हमें नॉलेज है इस चीज़ की। हाँ, चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब प्लेयर के साथ साथ कोचिंग भी चल रही है और एक दूसरे का सहयोग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाने लग जाता है ना तो उसको काफ़ी चेंजेस पता पड़ते हैं कि ओ टीचर जो हमें ये कहते हैं वो इस वजह से कहते हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती है ये। चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारी बातें चर्चाएं चल रही है, कुछ हमारे श्रोता पूछना चाहे तो ज़रूर पूछिएगा। तो एक यही जैसे मैंने भी एक आपको एग्जांपल दिया था, तो ये बताइए कि कोच बनने के बाद आपने खुद के अंदर क्या क्या बदलाव पाए थे? कोच बनने के बाद मुझे लगता है सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट हो गया थोड़ा, क्योंकि एज अ प्लेयर आप देखते हो यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मैं यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट एज अ कोच जब आप सोचोगे तो आप हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हो, आप ढूंढते हो कि मैं इसको ठीक कैसे करूं, क्योंकि कोच माइंडसेट यही होता है, कोई प्रॉब्लम दिखी आप उसको फटाफट ठीक करने की जितने भी तरीके हो आप अपनाते हो। तो एज अ कोच थोड़ा सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट है। क्रिटिकल थिंकिंग कहूँगी कि हर सवाल के आगे क्यों ज़रूर होता है कि कोई चीज़ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, तो वो रीज़न ढूंढना, वो वजह ढूंढना, वो माइंडसेट अभी है और वो गेम में काफ़ी हेल्प करता है एज अ प्लेयर।
अच्छा, और अपना कोच में करियर आपने कब शुरू किया था? क्या सन रहा होगा तब? 2016। अच्छा, हाँ जी। 2016 से आपने स्टार्ट कर दिया था। बच्चों को, छोटे बच्चों को कराना स्टार्ट किया था। हम्म। और अब क्या कुछ बदलाव आया है कि आपने एज ग्रुप बड़ा लेना शुरू किया या फिर कुछ और? हाँ, मैं फीमेल रग्बी टीम, जो सीनियर वुमेन्स रग्बी टीम है, उनको भी कोच कराती हूँ। कभी कभी जैसे मैंने बताया कि कोचेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं जिम्मेदारी ले लेती हूँ कि मैं करवा दूंगी। तो उतना नॉलेज, उतना कॉन्फिडेंस अब आ गया है कोर्सेज करने के बाद और इतना एक्सपीरियंस के बाद कि हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। अच्छा जी। तो रिया जी, आपको पता ही है और सबको पता है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा ये चीज़ हुई थी कि सब लोग घर में बंद हो गए थे। तो मैंने काफ़ी जितना सुना है कि स्पोर्ट्स पर्सन को इससे काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि एक 4 दीवारी के अंदर बैठकर वो अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। जो पूरी ट्रेनिंग लगती है वो नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर जब वो ट्रेनिंग पूरी टीम के साथ की जाने वाली होती है तब तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा था कोरोना का, इस बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, शुरुआत में इस चीज़ से करना चाहूँगी कि 2017 में हम चैम्पियंस बने थे 15 कैटेगरी में। अच्छा। और बहुत मेहनत करी थी हमने, बहुत मुश्किल से टीम जुटाई थी, एक साथ हम आए थे, लेकिन वो पेस मेंटेन किया हमने 2018 और 19 के बाद ही कोरोना आया, और उस साल 20 में हम नहीं खेल पाए। तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा था कि एक फ्लो होता है गेम का। आपके पास कुछ लोग होते हैं, अब एक आध साल में लड़कियों के लिए स्पेशली एक आध साल खेलना भी, और उसके बाद जैसे एज 25-26 हो गई है तो सब अपना करियर ज़्यादा फोकस करते हैं, गेम को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो 2020 में जो ब्रेक आया और 24 तक ऑलमोस्ट, अब कहेंगे धीरे धीरे करके हमने जो फिर से फॉर्म किया 24 में ही किया है, तो वो जो गैप हो गया उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ, और कहीं ना कहीं हमारी जो पोजीशन थी उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ओके। पर इस बीच हमने एक चीज़ का ध्यान रखा कि हम एज अ टीम कैसे जुड़े रहें। तो हम वीडियो कॉल्स पे वर्कआउट करते थे, अगर साथ नहीं हो पाते थे तो कोई बात नहीं, हम वर्चुअली वर्कआउट करते थे और बातें करते थे एक दूसरे के, अगर घर पे स्ट्रेस है तो हम शेयर करते थे। तो हमने कभी भी एज अ टीम एक दूसरे को नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, मुश्किल था इतना टाइम, क्योंकि हम पूरे टाइम 2011 से अब तक, मैं अपनी पूरी टीम की बात कर रही हूँ, हर एक प्लेयर हमारा आपस में ऐसा बॉन्ड है कि फैमिली बन चुके हैं। तो उनसे दूर रहना इतने टाइम तक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, पर हम वर्चुअली कनेक्टेड रहते थे। अच्छा जी। तो मतलब बात तो चलती ही रहती थी, पर हाँ इस ग्राउंड में नहीं उतर पा रहे थे। नहीं उतर पा। चलिए, काफ़ी दिक्कतें तो दी है इस कोरोना ने। तो ये भी बताइए साथ में कि जैसे आपने अपनी बात जब शुरुआत की थी स्टार्टिंग में, तो आपने बताया था कि आपकी शुरुआत एक जीत के साथ में हुई थी, है ना? तो क्या कभी ऐसा भी हुआ था कि आपको हार का सामना करना पड़ा था? हार का सामना तो देखो एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में हार जीत तो चलती ही रहती है। हार का सामना करना पड़ा था जब आप अपने बेस्ट बोलते हैं पीक पे होते हो। तब अगर आप हार जाओ तो जो दुख होता है वो दुख का कोई मैच नहीं है। और ऐसा हुआ था हमारे साथ 2018 में, हम 17 में चैंपियन रहे थे, 2018 में हमें हार का सामना करना पड़ा बहुत क्लोज मैच में, जो कि ऑलमोस्ट अगर 80 मिनट की गेम है तो हमने 120 करके खेला, और फिट भी हम काफ़ी थे उस टाइम पे। पर अनफॉर्चुनेटली हम क्या कह सकते हैं, बस लक जो एक फैक्टर होता है, दोनों टीम बराबर की थी पर एक लक फैक्टर जो होता है वो दिन हमारा नहीं था, तो हम वहाँ हारे। बट उस हार से हमें एक जुनून, एक जज्बा ज़रूर मिला कि अगले साल में भी हम फिर से जो हमने खोया है हम उसको वापस हासिल करें। तो कैसे मोटिवेट हुए थे आप और आपकी टीम? बस यही कि 17 में जीते पर 18 में जो हार मिली उससे हमने ज़्यादा सीखा, और उससे हमें पता चला कि हमें क्या चीज़ है जो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी, क्योंकि टीम्स तो सारी ही अच्छी हैं पर हम अलग से कैसे शाइन करेंगे वो चीज़ हमें पता चली, और फिर हमने उसे अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करना शुरू किया। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से बताया। और अब हम अपने प्रोग्राम के अंतिम क्षण में चाहते हैं, तो ये बताइए रिया जी कि कोई इंसान रग्बी खेले, ये उस इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है कि हाँ मुझे ये रग्बी खेलना चाहिए, इससे मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या बदलाव महसूस हो सकता है? मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो रग्बी एक वास्ट, आप कह लो कि बहुत वजह है, मैं एक वजह नहीं बता सकती, बट एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। आप मार्शल आर्ट्स करते हैं, आप वहाँ सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। रग्बी में भी आप लगा लो लगभग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होती है, आप कैसे टैकल करते हो, आप दूसरे जो आपसे
क्योंकि रग्बी में डिफरेंट साइज़ के लोग खेलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेट कैटेगरी के लोग खेलेंगे। कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं, कुछ लोग भागने में तेज़ होते हैं। तो आपको अपनी खूबियों का पता चलेगा कि हाँ भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है, अच्छा। तो मैं उसको कैसे भुनाऊं और जो कमी है उसको कैसे मैं ठीक करूं। जी। तो वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वो माइंडसेट एक प्लेयर का जो होता है, स्पोर्ट कोई सा भी स्पोर्ट खेले, बट एक जो माइंडसेट एक एथलीट का होता है वो एक जनरल पॉपुलेशन मतलब जो एक आम इंसान है उससे अलग रहता है। जिंदगी में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर एज एन एथलीट आप सोचो तो मे बी आप एक आम आदमी से थोड़ा हटकर सोचोगे। और रग्बी ऐसा गेम है कि आप हर तरह का प्लेयर खेल सकता है। ऐसा नहीं कि आप इसी कैटेगरी में, आप इसी वेट कैटेगरी में आप ताकतवर होने चाहिए, आप बहुत तेज़ भागने चाहिए। हर तरह के लोग खेलते हैं और वेलकमिंग स्पॉट है। अच्छा, बहुत अगर आप आ गए एक बारी तो आप जा नहीं पाओगे, ऐसा गेम है। चलो, क्योंकि टीम में बंधने का यही तो एक वो होता है ना जी। कि टीम पार्टनर्स भी इतने अच्छे अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल फैमिली हो जाती है। हाँ, तो आप हमारे श्रोताओं को अब जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को रग्बी खेलने के लिए प्रोत्साहित करें? और अगर जो हमें स्टूडेंट ही सुन रहे हैं, जो हो सकता है खिलाड़ी ही सुन रहे हो, तो वो अपने खेल पर कैसे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? कुछ अगर उनको टिप्स देना चाहे और हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहे तो प्लीज़ बताइए। हाँ जी, ज़रूर। मैं यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये स्पोर्ट कम लोग देखते हैं, बट आप अगर देखेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि कितना पैशन है इस गेम में, कितने लोग जुड़ते हैं और कितना एक कम्युनिटी बन चुकी है। हर स्पोर्ट में एक कम्युनिटी होती है, रग्बी में भी एक कम्युनिटी है, जो कि हमें हमेशा रोज़ सुबह उठ के हम यही मोटिवेशन रहती है कि हम अपनी टीम से मिलें, हम कैसे एक गोल अचीव करें, कुछ दिन सेम गोल सेम माइंडसेट रख के कैसे हम रोज़ उठें और मेहनत करें। तो हर इंसान को कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलना चाहिए। और क्योंकि मैं खुद एक रग्बी प्लेयर हूँ तो मैं तो अपने गेम का ही नाम लूँगी, क्योंकि ये गेम ऐसा है कि आप एक बार आओगे तो आपको प्यार हो जाएगा सच में। जी, तो हमारे एक लिसनर ने पूछा भी था कि अगर वो ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं अपने बच्चे की तो कैसे करवा सकते हैं? क्या आप बताना चाहेंगे कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो आप देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो कॉल कर सकते हैं? जी, इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा दिल्ली हरिकेन्स रग्बी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। उस पर डेली अपडेट्स रहते हैं कि ट्रेनिंग कितने बजे होती है और कहाँ पर होती है। हमारे DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वसंत कुंज में ग्राउंड है, एकेडमी वहीं पे चलती है, तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो उस पेज के थ्रू। और अगर आपको कोई नंबर चाहिए तो उसी पेज पे नंबर्स भी मेंशन्ड है। अच्छा, तो इंस्टाग्राम के पोस्ट में से नंबर ले सकते हैं जी। और अगर हमारे श्रोता को कुछ और जानना हो दोस्तों, तो आपके पास तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का नंबर है ही, तो आप हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा और अपनी बातें ज़रूर पूछिएगा। और क्योंकि हम तो नंबर उनका नोट कर ही लेंगे अब, तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं इस बारे में। तो बहुत अच्छा लगा रिया जी, आप आए और इतने अच्छे से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और थैंक यू सो मच। तो सभी श्रोताओं का धन्यवाद इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, सुनने के लिए इस प्रोग्राम को। उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को सुना है। तो बता दें दोस्तों कि ये प्रोग्राम रिपीट होगा कल यानी मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे, तो तब भी आप इस प्रोग्राम को रिपीट में सुन सकते हैं। और एक बार फिर बता देते हैं हम आपको ये जानकारी कि आज के चैंपियन प्रोग्राम हम हर सोमवार दोपहर 1:30 बजे लेकर आते हैं। तो अगले सोमवार भी हमारे साथ एक नए चैंपियन होंगे, आप तब भी ज़रूर जुड़िएगा उस प्रोग्राम में और अपने सवालों के साथ में ज़रूर जुड़िएगा। तो फिलहाल के लिए मैं यानी साक्षी, मैं चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज 107.8। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताकत राधन। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताकत राधन। बजाओ ताकत राधन, बजाओ ताकत राधन, बजाओ ताकत राधन। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।